सुधांशु अपनी जवानी के कुछ साल दिल्ली में चाउमीन बनाना सीखा था। अपने पापा की मौत के बाद सुधांशु अपने गांव लौट आया और उसने शादी कर ली। सुनिए जी, खेती बाड़ी में अब कुछ नहीं रखा है, आप खेत बेच दीजिए और उस पूंजी से गांव में अपना कारोबार शुरू कीजिए। मगर ऐसा कौन सा कारोबार है जो गांव में चल जाए? हमारे गांव में बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है। आप दिल्ली में फास्ट फूड बनाने का काम कर चुके हैं। आजकल के बच्चों को चाउमीन खाना बहुत पसंद है। आप गांव में चाउमीन बेचना शुरू कर दीजिए। सुधांशु ने एक दुकान किराए पर ली। शाम होते ही सुधांशु की दुकान पर भीड़ लग जाती। रात में सुधांशु पैसों से जेब भर कर घर लौटता। सुनिए जी, हमारे पास काफी पैसे इकट्ठे हो गए हैं, अब हमें बड़ा मकान खरीद लेना चाहिए। नहीं अनुराधा, इंसान को अपनी जरूरतें कम से कम रखनी चाहिए। पता नहीं कब कौन सी मुसीबत आ जाए, तब बचे हुए पैसे ही काम आते हैं। अच्छा ठीक है, ये पैसे खर्च मत कीजिए, लेकिन बैंक में तो जमा कर दीजिए। बैंक में ना तो मेरे पापा ने कभी पैसे रखे और ना ही मैं रखूंगा। और फिर किसी को क्या पता कि हम अपने पैसे घर में ही रखते हैं। गांव वालों को तो यही लगता है ना कि सबके पैसे बैंक में ही जमा है, इसीलिए फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सुधांशु के गांव का प्रधान भानु प्रताप सिंह था। प्रधान का एक दूर का भतीजा संजय मुंबई में एक बहुत बड़ी फूड चेन कंपनी का मालिक था। एक दिन संजय प्रधान से मिलने आया। आओ आओ संजय, बहुत दिनों के बाद आए। हाँ चाचा जी, पिछले कुछ महीनों से मैं अपना कारोबार बढ़ाने में बहुत मशरूफ था। आपका गांव पहले से बहुत बदल गया है। लोगों के ऊंचे ऊंचे घर बन गए हैं, पक्की सड़कें बन गई हैं। हाँ संजय, पिछले कुछ सालों में हमारे गांव में काफी तरक्की हुई है और गांव की आबादी भी तेजी से बढ़ रही है। तो आपकी क्या राय है, क्या मैं भी अपना एक रेस्टोरेंट यहाँ पर शुरू कर दूँ? ये तो तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली। तुम्हें यहाँ खाने पीने का रेस्टोरेंट जरूर खोल लेना चाहिए। इस गांव में सुधांशु नाम का एक लड़का चाउमीन बेचता है। शाम को उसकी दुकान पर बहुत भीड़ लगती है। अगर तुमने गांव में रेस्टोरेंट नहीं खोला तो सुधांशु मुझसे भी ज्यादा अमीर बन जाएगा। तो फिर ठीक है, मैं जल्दी ही सारा सामान मंगवा कर काम शुरू करवाता हूँ। हफ्ते भर के अंदर संजय ने गांव में अपना फास्ट फूड रेस्टोरेंट खोल दिया। उसने बहुत बड़ी मात्रा में चाउमीन बनाना शुरू किया। शुरुआत में कुछ लोग संजय के पास आए, लेकिन उन्हें संजय की चाउमीन पसंद नहीं आई। वो सब सुधांशु की दुकान पर वापस लौट गए। ये बेवकूफ गांव वाले मेरे रेस्टोरेंट को छोड़कर उस छोटे आदमी सुधांशु के पास जा रहे हैं। अगर सुधांशु की दुकान ना होती तो इन घटिया गांव वालों को मेरी चाउमीन ही खानी पड़ती। संजय भनभनाता हुआ प्रधान के पास पहुंचा। चाचा, मैंने गांव में फास्ट फूड बेचना शुरू कर दिया, मगर सुधांशु का कारोबार अभी भी उतनी ही तेजी से चल रहा है जैसे पहले चल रहा था। सुधांशु इस तरह काबू में नहीं आने वाला, और अगर सुधांशु काबू में नहीं आया तो जल्दी ही गांव में आपका दूसरा दर्जा हो जाएगा। आप सुधांशु के सामने छोटे हो जाएंगे। मैं ऐसा वक्त कभी भी नहीं आने दूंगा। मैं सुधांशु को अपने आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर दूंगा। मेरे पास एक तरकीब है। कैसी तरकीब चाचा जी? मैं सुधांशु के वालिद को जानता था। एक बार उन्होंने मुझे बताया था कि वो अपने पैसे बैंक में जमा नहीं करते, बल्कि घर पर ही रखते हैं। जरूर सुधांशु की भी यही आदत होगी। प्रधान ने एक रात अपने कुछ नकाबपोश आदमियों को सुधांशु के घर पर भेजकर उसके सारे पैसे चोरी करवा दिए। सुबह उठकर सुधांशु ने अपनी बीवी से कहा, अटैची में से 500 रुपए निकाल दो, मैं नूडल्स लेने जा रहा हूँ। अनुराधा अटैची से रुपए निकालने पहुंची तो उसने देखा कि पूरी अटैची खाली है। हाय राम, सारे पैसे गायब हैं। लगता है हमारे घर में चोरी हो गई है। बेचारे सुधांशु और उसकी बीवी रोते हुए प्रधान के पास पहुँचे। चौधरी साहब, हमारे घर पर चोरी हो गई है, मेहरबानी करके चोरों का पता लगवाइए। चाउमीन नूडल्स बेचकर इतना कमा रहे हो तो थोड़ा बहुत चोरों को भी तो मुनाफा होने दो। ये आप कैसी बात कर रहे हैं चौधरी साहब? आपका काम गांव में कायदे कानून को दुरुस्त रखना है, ना कि इस तरह की उल्टी सीधी बातें करना।
तुम मुझे मेरा काम मत सिखाओ। जरा पैसे क्या कमा लिए बहुत नेता बन रहे हो। निकल जाओ यहाँ से, वरना मेरे आदमियों से कहकर बाहर फेंकवा दूंगा। सुधांशु और उसकी बीवी निराश होकर अपने घर लौट आए। अब हमारा क्या होगा? फिक्र मत करो, हम अपना घर बेच देंगे और उसी पैसे के जरिए दोबारा हम अपना कारोबार शुरू करेंगे। सुधांशु ने अपने घर की दीवार पर एक पोस्टर लगा दिया जिस पर लिखा था ये घर बिकाऊ है, और साथ में सुधांशु का मोबाइल नंबर भी पड़ा था। पोस्टर लगाकर सुधांशु अपनी बीवी के साथ कुछ दिनों के लिए अपने ससुराल चला गया। जब संजय ने देखा कि सुधांशु अपना घर बेच रहा है तो वो प्रधान के घर पहुंचा। चौधरी साहब, लगता है सुधांशु अपना घर बेचकर उसी पूंजी से कारोबार दोबारा शुरू करना चाहता है। अभी मुसीबत जड़ से खत्म नहीं हुई है, तो इस बार मुसीबत को जड़ से ही खत्म कर देते हैं। प्रधान ने एक बुलडोजर मंगाया और सुधांशु का घर गिरवा दिया। कुछ दिनों बाद सुधांशु वापस गांव लौटा तो उसने देखा कि उसका घर गिर चुका है। सुधांशु ने गांव वालों से पता किया कि उसका घर किसने गिराया है, तो गांव वालों ने बताया कि प्रधान ने उसका घर गिरवाया है। सुधांशु प्रधान के घर पहुंचकर बोला, चौधरी साहब, आपने मेरा घर क्यों गिराया? तुमने रोड पर जगह घेर कर अपना घर बनाया था, इसीलिए मुझे तुम्हारा घर गिराना पड़ा। अब जाओ यहाँ से, मुझे कुछ जरूरी काम है। जून का महीना था, बहुत गर्मी पड़ रही थी। छांव खोजने के लिए सुधांशु और अनुराधा को जंगल में जाना पड़ा। अनुराधा पेट से थी, उसने जंगल में ही एक लड़की को जन्म दिया। सुधांशु ने जंगल में एक कुटिया बना ली और वो लोग उसी में रहने लगे। उनके दिन बड़ी मुश्किलों में बीत रहे थे। सुधांशु की बेटी जब बड़ी हुई तो उसके सिर पर बालों की जगह लंबे लंबे नूडल्स निकलने लगे। किसी करिश्मे की वजह से ही हमारी बेटी के सिर से बालों की जगह नूडल्स निकल रहे हैं और ये बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। जल्द ही ये जमीन को छूने लगेंगे। तब सुधांशु के दिमाग में एक आइडिया आया। क्यों न मैं इन बालों को काटकर उनके चाउमीन बनाऊं और बेचूं? सुधांशु और अनुराधा ने जंगल की हरियाली के बीच एक रेस्टोरेंट खोला और वहाँ चाउमीन बेचना शुरू कर दिया। गांव के लोगों को जब पता लगा कि जंगल में बालों के नूडल्स वाला रेस्टोरेंट खुला है तो गांव के बच्चे और जवान जंगल की ओर दौड़ पड़े। सुधांशु की तेजी से कमाई होने लगी। उधर संजय का रेस्टोरेंट, जो पिछले कुछ दिनों में थोड़ा बहुत चलने लगा था, वो पूरी तरह खाली हो गया। गांव के इन बेवकूफों को सुधांशु की लड़की के बालों वाली चाउमीन बहुत पसंद आ रही है। उस लड़की को मुझे अपने रास्ते से हटाना ही होगा। संजय प्रधान के पास पहुंचा और उन दोनों ने मिलकर एक साजिश रची। रात को जब सुधांशु का परिवार सो रहा था तब दो आदमी सुधांशु की बेटी को अगवा करने पहुंच गए। लेकिन इससे पहले कि वो लड़की को घर से बाहर ले जा पाते, सुधांशु और अनुराधा जाग गए और उन आदमियों पर डंडा लेकर टूट पड़े। उन्होंने उन दोनों आदमियों की खूब पिटाई की। हम जानते थे कि कोई न कोई हमारी खुशियों को बर्बाद करने जरूर आएगा। बताओ, तुम्हें किसने भेजा है? वरना हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हमें छोड़ दो, हमें संजय और चौधरी साहब ने भेजा है। इस बार हमें चुप नहीं बैठना चाहिए। हमें पुलिस स्टेशन जाकर प्रधान और संजय की शिकायत करनी चाहिए। सुधांशु और अनुराधा ने सारी बात जाकर पुलिस स्टेशन में बताई। प्रधान और संजय पर मुकदमा चला। किडनैपर्स ने गवाही दे दी और प्रधान और संजय को 7 सालों की जेल हो गई। सुधांशु और अनुराधा गांव पहुंचे।